हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र सामान्य भूगोल में एग्रीकल्चर आज हम करेंगे। और एग्रीकल्चर मतलब पूरा ज्योग्राफी का 16 पार्ट है। और आपको पता होगा भूगोल या फिर घटना चक्र का जो भी चैप्टर होता है कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारी चीजें करवाई जाती हैं। इसमें थ्योरेटिकल मतलब पूरा थियरी करवाई जाती है, उसके बाद क्वेश्चन करवाए जाते हैं और क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाता है, जिसके द्वारा आपको जो भी डाउट होते हैं, जो क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू और थ्योरी के थ्रू वो समझ में आना शुरू हो जाते हैं। और आपने सुना होगा कि टॉपर सजेस्ट करते हैं कि आपको घटना चक्र करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, खासकर पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए, आरओ एआरओ वगैरह सब एग्जाम के लिए। और इसमें यूपीएससी, पीसीएस, आरओ एआरओ और जितने स्टेट लेवल, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चाहे जो भी पीसीएस का हो, सबका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इसमें है। तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये घटना चक्र। तो घटना चक्र जरूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने से क्या होता है, आपको पता चलता है क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो अगर आप घटना चक्र याद कर लेते हैं, मतलब इसको रेडी कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितनी सारे स्टेट के एग्जामों का पूरा मतलब क्या छानबीन कर डाले हो, कितना क्वेश्चन आप पढ़ डाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए है। आपको मैं बेनिफिट्स तो बताना जरूरी है कि आप घटना चक्र क्यों करें। तो आज हम एग्रीकल्चर करेंगे। इसके पहले का अगर आपने कोई पार्ट नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बने हुए हैं अलग अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबके। तो आप जाइए उसको कर लीजिए, प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज सब कुछ पड़ा हुआ है। और रोज आपका शेड्यूल होता है इसका आने का, तो आप शेड्यूल वाइज इसको देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब करेंगे हम एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका होती है, ये तो पता ही होगा आपको। भारत की आर्थिक समीक्षा 17-18 के अनुसार देश की आबादी मतलब अनुसार है, पुराना है। 49% कृषि क्षेत्र रोजगार से प्राप्त होता है। अभी भी है कि लगभग मैक्सिमम जो होता है रोजगार जो होता है कृषि से प्राप्त होता है, जबकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार लगभग 54.6% कार्यबल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र मतलब जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश के जीवीओ में इसकी हिस्सेदारी 20.2% है, जबकि वर्ष 2021-22 में 18% है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र मतलब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार के प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम था मोहिंदर सिंह रंधावा है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब FAO, फूड मतलब FAO फूड एंड एग्री मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित अ, भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कृषि में युग्म पैदावार मतलब डबल क्रॉपिंग का आशय है कि दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। एक ही साथ पर भूमि पर मतलब एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल को उगाना इंटरक्रॉपिंग खेती कहलाती है। मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है, इस तरह की खेती के फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती के साथ शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। भारत में ठेकेदारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 125 सेमी है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में से हैं। देश के कुछ खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है। भारत में वर्ष 2016-17 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बुआई क्षेत्र में 45.22%, वन क्षेत्र में
23.36% एवं अन्य क्षेत्र 31.42% है। विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चीन पहले स्थान पर तथा भारत द्वितीय स्थान पर। भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र से लगभग 34.88% आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार पर चावल की कृषि की जा रही है। वर्ष 19-20 के आंकड़ों के अनुसार तो ये सारे डेटा दिए हुए हैं, आप देख लेना कहाँ पर क्या होता है। तो हम इस पे इतना नहीं जाएंगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। एगो मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पादन ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि संबंध उत्पादों को ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी है जो मृदा की उर्वरता की जांच करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए जैविक मतलब उपयोग में सुधार करने के लिए बना है। परंपरा कृषि मतलब विकास योजना क्या है? इसके द्वारा जैविक कृषि खेती को समर्थन और किसानों के आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कदम उठाए गए हैं। किसान क्रेडिट योजना क्या है? पूरे देश में संचालित हो रही है। इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक फसलों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा लोबिया में 0.49% पाई जाती है। और हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती है। तो यहाँ पर पूरा दिया गया है डेटा, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम सीधे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ कृषि जलवायु प्रदेश है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो कृषि जलवायु प्रदेश क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में 127 कृषि जलवायु प्रदेश बताए थे, जिनमें से हम कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पश्चिमी हिमालय, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है पश्चिम हिमालय में। और पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल है। और निचली गंगा में पश्चिम बंगाल है। और मध्य गंगा में उत्तर प्रदेश और बिहार है। और ऊपरी गंगा में उत्तर प्रदेश में है। और गंगा पार का मैदान में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है। पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। केंद्रीय पठार पर्वतीय क्षेत्र में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। और पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और दक्षिण पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। पूर्वी तटीय प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी। और पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है। और गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में गुजरात, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव। और पश्चिमी मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में है राजस्थान। और द्वीप में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोगी नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा है। तो शुष्क परिस्थितिकी तंत्र मतलब एरिड इकोसिस्टम, जिसमें क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं? पश्चिमी हिमालय, संपूर्ण लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, पश्चिम मैदान एवं कच्छ प्रायद्वीप और दक्कन का पठार। और सेमी एरिड इकोसिस्टम में क्या है? उत्तरी मैदान ऊपरी गंगा का, और उत्तरी मैदान राजस्थान एवं उच्च भूमि गुजरात का, और उत्तरी मैदान मध्य गंगा का मैदान, दक्कन का पठार मालवा पठार गुजरात एवं मैदान गुजरात का मैदान एवं कठियावाड़ प्रायद्वीप। और दक्कन का पठार मिश्रित लाल एवं काली मृदा और दक्कन पठार का लाल बलुई मृदा। अगला है सब ह्यूमिड इकोसिस्टम, इसमें पूर्वी पठार सतपुड़ा श्रृंखला एवं महानदी बेसिन है। पूर्वी पठार में बुंदेलखंड उच्च भूमि है। और पूर्वी पठार में क्या है? लाल एवं लैटेराइट मृदा है। और उत्तरी मैदान में निचली गंगा मैदान है। पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर और उष्ण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, गंगा बेसिन है। तो आर्द्र परा आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र में ह्यूमिड पर ह्यूमिड इकोसिस्टम में क्या है? असम एवं उत्तरी बंगाल मैदान है। पूर्वी हिमालय है और पूर्वांचल पहाड़ियां, पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं। और कोस्टल इकोसिस्टम है। पूर्वी तटीय मैदान एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पश्चिमी घाट तटीय मैदान एवं पश्चिम पहाड़ियां हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं, अस्थायी कृषि मतलब परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? तो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट क्या दिया गया है? ये है, अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। और ये सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। ये भी सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। तो ये गलत है। और मल्च बनाने मतलब मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि से काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका 4 भी सही हो जाएगा। 2021 आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, कृषि में शून्य मतलब जीरो टिल्ड का क्या लगभग मतलब क्या आशा है, क्या लगभग है, मतलब क्या है ये? पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, और चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधा रोपण संभव है, मृदा में कार्बन पृथक्करण की संभावना। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 2020 में आईएएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। एग्रीकल्चर से आईएएस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? तो सिंचाई की जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, और रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरक का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, और पौधों के लिए पोषक बड़ी बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, और रासायनिक पोषक के निच्छालन में कमी संभव है। तो ये जो दूसरा है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फास्फोरिक उर्वरकों का सफलता के साथ प्रयोग संभव है, तो ये जरूरी नहीं है, बाकी सब सही है। 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन सी सही है। आईएएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आईएएस 2020 में पूछा गया था। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस किस पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूलित माना मतलब कृषि माना जाता है? तो फसल विविधरूपण, या सिम्ब अधिक है जैसे लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, या टेंसियोमीटर का प्रयोग, या ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। आईएएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो किसने लिखा था? ये एम.एस. रंधावा ने लिखा था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो और और 20 में थोड़ी ना बांटा गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो पहला गलत है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया, तो नहीं, वो 20 में बांटा गया, उल्टा दे दिया गया, उसको 20 है, 15 है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है, तो ये भी गलत है। जाता है मतलब शुष्क प्रदेश जो होता है कुछ क्षेत्र हैं, जबकि बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन बी सही है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देश में एग्रो इकोलॉजिकली क्षेत्र हैं कितने हैं? वो 20 हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है, और 60 पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है कितनी है? 20 है। पी सेनगुप्ता और जी जी सदाशिवत के ने भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्र प्रदेशों में बांटा? तो उन्होंने बांटा 60। भारत की कुल शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण है इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो होता है ए आर दोनों सही, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन बी सही है। भारत की कृषि एवं पोषक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं हैं? तो ये है, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, ये गलत है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, ये भी गलत है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, सही है। ऑप्शन बी सही है। आईएएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1960 में। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो जीबीपीएयू पंतनगर में है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो 1960 में हुई थी। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रहण सुनिश्चित करना है, तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? वो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में ये भूमि उपयोगी वर्गीकरण सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है डी। नेट बुआई जो होता है 47%, वन जो होता है 23%, और अन्य क्षेत्र है 30%। ये देखो आईएएस में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से उगाने से है? तो विभिन्न मौसमों में दो फसल को उगाने से है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती मतलब पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना है। तो आईएएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सही है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? कई तरह की फसलों को उगाना और पशुपालन भी करना।
समांतर फसल का एक उदाहरण है, कौन-सा है? तो गेहूँ, सरसों को साथ में बोया जाता है ना, तो वही है। तो निम्न राज्यों में मतलब इसको छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, तो वो है सिक्किम को छोड़ कर के। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, प्रकृति पर अधिक निर्भरता और उत्पादकता का निम्न स्तर और फसलों की विविधता और बड़े खेतों की प्रधानता, तो ये दी है, बड़े खेतों की प्रधानता। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण है, क्या कारण है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का जो छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी और उपयुक्त सभी, तो सभी। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। तो ये जो है ऑप्शन बी सही, मतलब दोनों ऑप्शन मतलब दोनों सही हैं, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो वह नहीं है सहकारी कृषि। पंजाब में संकरी जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, क्या है? और राजस्थान में है सबसे बड़ा जोतक आकार। भारत में कृषि को समझा जाता है वो जीविकोपार्जन का साधन। और भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है, ये सही है। बाकी ये सब सही नहीं है। ये आईएएस 2000 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में रासायनिक उर्वरकों को दो बड़े उपभोक्ता हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। किसके? रासायनिक उर्वरकों के, मतलब यहाँ पर रासायनिक उर्वरक का यूज ज्यादा होता है। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? वो पाई जाती है बोड़ा लोबिया में। नई सुधारी गई उस सर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, तो कौन सी फसल है? लोबिया। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं किसमें? उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, या सभी सभी है। तो दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु तट पर। तो पुनर्भरण योग्य और जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है, तो वह है उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने के अग्रणी है? तो वह है पंजाब। हरित खेती में सन्निहित है, हरित खेती में क्या सन्निहित है? तो इसमें समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ और आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन हरित खेती में प्रयुक्त हैं। जैविक खेती में बागवानी ये नहीं है, सब नहीं है, लेकिन ये सी है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी कथन मतलब व्याख्या असत्य है? तो जलवायु परिवर्तन ये गलत है, बाकी नगद फसलों पर बल और असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना मतलब सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन है? तो वह है किसान को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ये बी ऑप्शन सही है, आईएएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एग मार्क। एग मार्क क्या है? तो गुणवत्ता गारंटी का मोहर है, ठीक है। तो भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो वह है 1 हेक्टेयर से कम। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से आते हैं? तो ये न्यूनतम जोत है और मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट है और ये स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तन है। एक धान्य किसी पद्धति का परिहार ये गलत है। बागानी फसलों की खेती का परिहार ये भी गलत है। ये दोनों अगर हम रिमूव कर दें, 1 3 इसमें 3 है, इसको हटा दें, तो इसमें 3 नहीं है, ये 3 है, इसको हटा दें, तो ऑप्शन सी सही है। अब करेंगे हरित कृषि की। हरित क्रांति क्या है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। किसको? नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है विश्व में। इनका जन्म 25 मार्च 1914 में अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ। मेक्सिको का उनका कर्म क्षेत्र रहा। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादक वाली प्रजाति में भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया था। बोरलॉग विश्व के 7 व्यक्ति में शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति और मेडल ऑफ फ्रीडम एंड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हैं। बोरलॉग को 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का पिता, फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है? एम एस स्वामीनाथन। भारत के एम एस स्वामीनाथन है और नॉर्मन ऑरेंज बोरलॉग क्या है? विश्व के।
इनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारत में गेहूँ उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया। इसके बाद भारत में उच्च उत्पादक बीजों मतलब हाई यील्डिंग सीड का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इनके अतिरिक्त उर्वरक का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई अ, सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसका दूसरा चरण 1981 से 95 में की अवधि में चला। तीसरा चरण 95 से प्रारंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्र तक विस्तृत कर दिया गया। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसलों को प्राप्त हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12 साढ़े 12 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं 2001 में वो 69 ट्रिलियन टन बढ़ गया और 21 तक लगभग 109 मिलियन टन बढ़ गया। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर भी देखा गया और हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, जिसे बोरलॉग के मेक्सिको स्थित अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया। 2020-21 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर इतनी मतलब 3,464 किग्रा प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया। भारत में 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा दिया गया और ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को प्रारंभ किया गया और हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है इसी को। ठीक है, ये बाकी ये देख सकते हैं विभिन्न क्रांतियां और संबंधित क्षेत्र क्या है। तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से है और गोल्डन रिवॉल्यूशन है फल एवं सब्जियों से, और व्हाइट रिवॉल्यूशन है दुग्ध उत्पादन से, और ब्लू है फिश से, और रेड रिवॉल्यूशन है मांस और टमाटर से, और ब्लैक रिवॉल्यूशन है पेट्रोलियम से, और राउंड रिवॉल्यूशन आलू से है, और येलो रिवॉल्यूशन तिलहन से है, और पिंक रिवॉल्यूशन किससे है मांस निर्यात झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से। भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। टीलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई के कई सालों तक खेती की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हरित क्रांति की नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान, मतलब 1966 से 67 के बीच में। और सदाबहार कृषि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई कब? एम एस स्वामीनाथन द्वारा। नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति की गहरा संबंध रहा है किससे? तो रहा है एम एस स्वामीनाथन से। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो इसका उच्च उत्पाद और वैरायटी प्रोग्राम से है। तो हरित क्रांति संबंधित है किससे? गेहूं उत्पादन से संबंधित है। और निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन उत्पादकता दोनों में हुआ? तो वो सबसे ज्यादा हुआ था गेहूं को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की किसमें? तो गेहूं के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो वह था मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक कितना था? तो वो था 2000 किलोग्राम। और भारतीय द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन और वृद्धि करना, तो ये नहीं है। इसका लक्ष्य है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार, तो ये सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, तो ये गलत है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन और समकालन करना है, तो ये सही है, मतलब 2-4 सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो कथन कारक, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है, तो कथन कारण आर बोथ आर राइट। इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है, तो इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है श्वेत क्रांति से, सॉरी श्वेत क्रांति, नील क्रांति और सबसे संबंधित है। हरित क्रांति सबसे संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति, क्योंकि इसमें सारे कलर होते हैं ना। तो मिलान, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है वो हरित क्रांति,
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि नीली क्रांति और उर्वरक में भूरी क्रांति। तो ऑप्शन ए करेक्ट। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से मांस से इन सबसे। और काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुनहरी उद्यान संबंधित है, श्वेत दूध संबंधित है, नीली कुट्टून पालन संबंधित है और तो ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी ये हरित क्रांति कृषि संबंधित है। सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति संबंधित है? तो वह है मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति संबंधित है? तो संबंधित है मत्स्य पालन। नीली क्रांति निम्नलिखित में संबंधित है मछली उत्पादन से। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, वो किया गया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। तो निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है? तो वह नहीं है नीला मुर्गी पालन। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो वह नहीं है बाजरा। और खाद्यान्न फसलें खाद्यान्न फसलें जिसमें रबी की फसलें हैं। भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी अंतर के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, धान, गेहूँ आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएँ हैं जो इस प्रकार हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि। रबी की फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों से अधिक उत्पादन में सहायक होती है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री तापमान एवं 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसे मध्यम ताप या मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं की कृषि 31.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। गेहूं की प्रमुख फसलें किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, SPW 184, देशरत्न BR 104 और कंचन जो होता है DL 803 और गोमती के 9465 आदि। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिनमें लार्मा रोजो 64A और सोनोरा 63 और सोनोरा 64, मेयो 64 और S 227 का परीक्षण गेहूं के उत्पादन में राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के फसल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। नोरिन गेदस गेहूं में बौनेपन का जीन है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। यह 3 प्रकार का होता है: पीला कीट, भूरा कीट और काला मतलब ब्लैक रस्ट। करनाल बंट गेहूं की कवक जनित फंगल बीमारी है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। इस दृष्टि से मध्य भारत में एवं पंजाब का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति है धान गेहूं। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो, वहां इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के 24 से 25 दिन बाद आती है, जहां केवल 2/3 करना संभव होता है। वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में एवं दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाने को महत्व दिया जाता है। किन महीनों में रबी की फसल बुआई होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में होती है। और निम्नलिखित में कौन एक रबी की फसल है? तो रबी की फसल है सरसों, जो ठंडी में बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? जो जैसे मसूर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो भिंडी, गाजर, भिंडी जो है ये नहीं है, बाकी मूली, गाजर, टमाटर, मटर ये है। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो वह नहीं है चना। यह रबी की फसल है, मतलब जो ठंडी में बोई जाती है रबी की फसल है। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। तो धान, मक्का, ज्वार, गेहूं। तो ये जो है धान, मक्का, ज्वार जो होता है ये जो है खरीफ की फसल है, गेहूं जो है रबी की फसल है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? तो वह आवश्यक है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो वह नहीं है गेहूं।
तो बाकी गन्ना, जूट, कपास नकदी फसलें हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो वह कपास, गन्ना, केला की। देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? तो किया ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो वह है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है। 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? तो वह है उत्तर प्रदेश। सही है। ये मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो वह धान की। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो वह है गेहूं और गन्ना के। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई? तो वह की गई सोनरा 64। गेहूं में बौनेपन का जीन है वो नोरिन 10 है। और मैक्रोनिक गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो वह है सिंचित परिस्थिति के लिए। राज्य 3073 एक प्रजाति है, किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। और पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी? गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308 एक प्रजाति है, किसकी? गेहूं की। वर्ष 2006 से 7 और 2009 के 10 दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन क्या हुआ? बढ़ा है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो वह है रस्ट। तो कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। भारत में फसलों की अधिकतम पैदावार वाली निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। अर्जुन, जयाद, पदमा, सोनालिका। तो ये सब जो होते हैं कौन सी गेहूं की किस्में हैं? तो इसमें जो है 1-4 मतलब क्या है? गेहूं की फसलें हैं, मतलब अर्जुन और सोनालिका। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर उपयुक्त किस्म है, वह है यूपी AS 120। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। और एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। तो तीनों ऑप्शन सही है और चौथा गलत है। गेहूं की सिंचाई की पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, तो ये गलत है। बाकी 1 2 3 सही है। ट्रीटी केल निम्नलिखित से किन दो के बीच का संकर क्रास है? तो वह संकर क्रास है गेहूं और राई का। तो यहाँ पर दिए कथन और कारण। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। वाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री तापमान एवं लगभग 75 सेमी औसत वार्षिक वर्षा हेतु गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ये कथन और कारण दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। तो करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी? तो गेहूं की बीमारी है। माइक्रोनिक गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ये रहा पूरा रबी की फसल। अब खरीफ की फसल करते हैं। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के साथ बोई जाती हैं और अक्टूबर-नवंबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, मतलब जो गर्मी में बोई जाती है। धान की खेती मुख्य असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब एवं हरियाणा में धान की फसल बोई जाती है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल 25 डिग्री अधिक तापमान एवं 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 20-21 में भारत में 45.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 19-20 में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल का दूसरा एवं उड़ीसा का तीसरा स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार पूरे डेटा दिए हुए हैं। यहाँ पर उत्पादन कहाँ पर भारत में धान की उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में है। 2019 के पंजाब में इतनी धान का उत्पादन है। और चावल का कटोरा भारत में दक्षिण भारत को कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है चावल का कटोरा। और ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं तेलंगाना, रायलसीमा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। पूरा डेटा दिया है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन करवाते हैं। धान की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पूर्व एशिया से। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, ये सब क्या है? तो ये जो तीनों हैं, इनमें खरीफ फसल है कपास, मूंगफली और धान। ये गेहूं जो है रबी की फसल है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री ऊपर से तापमान। और निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो वह है सोयाबीन। तो इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो वह है सरसों। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो वह है धान, सॉरी चना है। धान, अरहर, मक्का ये सब खरीफ फसल है। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो वह है चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो वह है चावल।
भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वह है धान के अंतर्गत। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल औसत उत्पादन 2013-14 में था। तो 2019 ग्राम ये सब चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए अभी आप देखेंगे 2021 में 2713 था, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं बता सकते हैं। भारत के चावल की कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए, तो कौन सा है? तो वह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो पंजाब में है। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो हंसा, जया, ज्वाला, पद्मा। तो ज्वाला नहीं, हंसा, जया, पद्मा है। और चावल किस्में है? जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, जिजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। और ज्वाला, जड़िया, मरु, बहार आदि मोठ की प्रजातियां हैं। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की किस्में हैं? तो वह है धान की किस्में, मतलब किसकी है? तो धान की है। अमन धान उगाया जाता है कहाँ पर? तो जून जुलाई में उगाया जाता है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। और परानी दीप किस फसल की किस्म है? तो वह धान की। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो वह है पूसा HR H10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, वह है 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। नीचे दिए कथनों पर विचार करें और सही कोट का चयन करें। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है और ये प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो ए सही है, आर गलत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो वह है नील हरित शैवाल। कथन और कारण दिए। भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत में पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो ए सही, आर गलत है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ज्यादा वर्षा होती है। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही? तो चावल के लिए। तो देश की आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं? वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश हैं। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वह है तमिलनाडु है, फिर है पंजाब है, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल है। भारत में चावल का अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं, कौन से? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो वह कौन सा है? तो पहले पश्चिम बंगाल, फिर है उत्तर प्रदेश में, फिर है पंजाब में, फिर है आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह करता है पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो वह मूंग और उड़द की फसलें। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो की जाती है धान की। अ, फसल और उनके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह नहीं है, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि चावल पश्चिम बंगाल होता है सही, गेहूं उत्तर प्रदेश में। तो तो सही सही उत्तर है गेहूं उत्तर प्रदेश में, राई सरसों राजस्थान में, और जो कपास होता है ये महाराष्ट्र में होता है, ना कि गुजरात में। और इस तरह से महाराष्ट्र सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, मतलब सही उत्तर है। और 2021 के अनुसार ये थोड़ा अंतर अलग है और उसमें ई था, तो अभी इसमें सी उत्तर होना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं। भारत के राज्यों को 18-19 के 2018-19 के चावल उत्पादन के सही और क्रम में लगाना है, तो अभी एक चेंज हो चुका है डेटा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप 2021 के अनुसार देखिए। तो ठीक है, आज इतना ही करवाएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।